Hello everyone, my name is Deepa Tiwari. Hope you all are doing well. Today I am going to tell about the theory of citizenship जो कि एरिस्टोटल के द्वारा दी गई है। ये हमारे सिलेबस की एक सब्जेक्ट क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी का सेकंड यूनिट का पार्ट है जिसको मैं आगे बताने जा रही हूँ। सो लेट मी स्टार्ट। अरस्तु ने जो नागरिकता का सिद्धांत दिया है वह आज की परिभाषा से बिल्कुल अलग है। अरस्तु ने नागरिकता के मूल आयाम पर फोकस किया है। इनके लिए नागरिकता का मतलब है कर्तव्य और कर्तव्य का मतलब है राज्य के क्रियाकलापों, स्पेशली विधायी कार्य और न्यायिक कार्यों में नागरिक की भागीदारी और अपनी हिस्सेदारी निभाना। अरस्तु ने नागरिकता के सिद्धांत से यह दिखाने की कोशिश की है कि एक व्यक्ति का क्या संबंध है राज्य के साथ। अरस्तु ने अपनी कृति द पॉलिटिक्स के तीसरे खंड में राज्य एवं नागरिकता संबंधी विचार प्रकट किए हैं। अरस्तु ने नागरिकता की परिभाषा देने पर कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि राज्य की परिभाषा देने के पश्चात नागरिकता का प्रश्न अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि अरस्तु कहता है कि राज्य क्या है? राज्य बाह्य दृष्टि से नागरिकों का एक समुदाय है, अर्थात राज्य नागरिकों के मेल से बनता है। तब पश्चात यह प्रश्न उठता है कि नागरिक कौन है। इसकी परिभाषा उन्होंने निषेधात्मक रूप से दी है, अर्थात उन्होंने यह बताया है कि नागरिक कौन नहीं है। अरस्तु के अनुसार नागरिक ना होने की दशाएं: राज्य के किसी स्थान विशेष में निवास करने मात्र से नागरिकता नहीं मिल सकती, क्योंकि स्त्री, बच्चे, दास, वृद्ध और विदेशी जिस राज्य में रहते हैं उन्हें वहां का नागरिक नहीं माना जाता। उन व्यक्तियों को नागरिक नहीं माना जा सकता जिनके माता पिता किसी दूसरे राज्य के नागरिक हैं, क्योंकि ऐसा करने से हम नागरिक सिद्धांत के किसी एक मत का निर्माण नहीं कर पाते। किसी अभियोग चलाने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति को भी नागरिक नहीं माना जाता, क्योंकि संधि द्वारा यह अधिकार विदेशियों को भी दिया जा सकता है। निष्कासित तथा मताधिकार से वंचित व्यक्ति को भी नागरिक नहीं माना जा सकता। इस प्रकार निषेधात्मक व्याख्या के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है, नागरिक कौन है? इसका उत्तर देते हुए अरस्तु कहता है, नागरिक वही है जो न्याय व्यवस्था एवं व्यवस्थापिका के एक सदस्य के रूप में भाग लेता है, दोनों में या दोनों में से किसी एक में, क्योंकि ये दोनों ही प्रभुसत्ता के मुख्य कार्य हैं। अरस्तु की इस परिभाषा में नागरिक और अनागरिक का भेद स्पष्ट होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो नागरिक वह व्यक्ति है जो न्याय अथवा राज्य के विधि निर्माण संबंधी कार्यों में भाग ले। यह परिभाषा नागरिकों की निम्नलिखित विशेषताओं की ओर इंगित करता है। पहला, नागरिक राज्य का क्रियाशील सदस्य होते हुए न्यायिक प्रशासन और सार्वजनिक कार्यों में भाग लेता है। दूसरा, वह साधारण सभा का सदस्य होने के नाते विधायी कार्यों में भी भाग लेता है। अतः अरस्तु ने यूनान की परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार प्रकट किए थे। अरस्तु के दौर में यूनान में उस समय जनसंख्या बहुत कम थी, इसलिए सभी नागरिक एक जगह पर इकट्ठा होकर कानून का निर्माण करते थे और न्याय करते थे। इस प्रकार विदेशी, बच्चे, बूढ़े, दास, महिलाएं, ये लोग ना तो कानून बनाते थे और ना ही न्याय करते थे। इस प्रकार अरस्तु ने इन सभी को नागरिक नहीं माना। यूनान के किसी भी राज्य में विदेशियों, दासों, स्त्रियों तथा बच्चों को नागरिकता के अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। यूनानी नागरिकता और आधुनिक नागरिकता की अपेक्षा बहुत अधिक संकुचित थी। इस दृष्टि से अरस्तु ने भी स्वाभाविक रूप से राज्य के सभी निवासियों को नागरिक स्वीकार नहीं किया। स्त्रियों, श्रमिकों, दासों और वृद्धों को नागरिक की परिधि से बाहर रखते हुए अरस्तु कहते हैं कि नागरिकता एक विशेष गुण है जिसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। नीति निर्धारण और न्यायिक कार्यों में भाग लेने के लिए एक ऊंचे नैतिक और बौद्धिक स्तर की आवश्यकता होती है। यह गुण प्रत्येक निवासी में नहीं पाया जाता। स्त्रियों, दासों और श्रमिकों के पास शासन करने और राजनीतिक कार्यों में भाग लेने लायक नैतिक और बौद्धिक स्तर नहीं होता। इसके अतिरिक्त यह योग्यता उन्हीं व्यक्तियों के पास होती है जिनके पास अवकाश हो। अवकाश से तात्पर्य ऐसा समय जब व्यक्ति अपने बौद्धिक योग्यता एवं कौशल का विकास करता है, किंतु श्रमिकों, दासों एवं स्त्रियों के पास अवकाश नहीं होता, जिस कारण उनकी चेतना का विकास नहीं हो पाता। इसलिए वे राजनीति में कोई भागीदारी नहीं दे पाते और जिस कारण अरस्तु उन्हें नागरिक की परिधि से बाहर रखते हैं।
अब आखिरी बिंदु है नागरिक के सिद्धांत की आलोचना। अरस्तु के नागरिक संबंधी सिद्धांत की आलोचना की गई है। अरस्तु के नागरिक का जो सिद्धांत है वह आज के लोकतंत्र के खिलाफ है। अगर आज अरस्तु के विचारों को अपनाया जाए तो मुट्ठी भर लोगों को ही नागरिकता मिलेगी और बहुत सारे लोग नागरिकता से वंचित रह जाएंगे। अरस्तु ने महिलाओं को नागरिकता नहीं दी, जबकि महिलाओं के अंदर योग्यता होती है और ऐसा करने से लैंगिक असमानता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी, जबकि वृद्धों के पास बहुत ज्यादा तजुर्बा यानी कि एक्सपीरियंस होता है, जिसका फायदा समाज के कल्याण में लगाया जा सकता है। अरस्तु ने दास को भी नागरिकता नहीं दी, जिससे भेदभाव को बढ़ावा मिलता है और समाज में बुराई उत्पन्न होती है। अतः इस प्रकार अरस्तु का नागरिक संबंधी विचार आज के लोकतांत्रिक देश में लागू नहीं होता है, किंतु उस समय की यूनान परिस्थितियों के अनुसार आज भी विचाराधीन है। इस प्रकार सभी बिंदुओं की चर्चा करने के पश्चात मैं अपने प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद।